हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर इकोनॉमिक्स के ऊपर। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि WTO क्यों एग्जिस्टेंस में आया था या क्यों फॉर्म हुआ था और इंडिया को इसका मेंबर बनके क्या क्या फायदे हुए और कहां पे इंडिया को इसके मेंबर बनके जितना सोचा था उतना फायदा नहीं हो पाया। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं WTO का ऑब्जेक्टिव कि क्यों WTO फॉर्म हुआ, क्या मकसद था WTO के फॉर्मेशन का या ऑब्जेक्टिव क्या थे WTO के। तो चलिए ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहे होंगे मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। सबसे पहला, टू रिमूव द इम्पीडमेंट्स द वे ऑफ फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए होता क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में जो भी कठिनाइयां आ रही है या फिर अड़चने आ रही है या फिर जो भी हर्डल्स आ रहे हैं उन हर्डल्स को हटाना है। कहने का मतलब ये था कि WTO का मेन मकसद क्या था कि इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज करे। जो उसके मेंबर्स हैं उन लोगों के मेंबर्स में फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ जाए। कहने का मतलब हर एक कंट्री दूसरी कंट्री से फ्रीली ट्रेड कर पाए। तो पहला मकसद था कि जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी हर्डल्स आ रही है इंटरनेशनल ट्रेड के इंक्रीज होने में, उन हर्डल्स को रिमूव कर दिया जाए ताकि इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हो सके। क्लियर। दूसरा, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इनकम ऑफ द पीपल। देखिए ये हर एक नेता अपने भाषण में कहता है, बस वही है WTO का दूसरा मकसद कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डायरेक्टली नहीं बढ़ती, ऑफकोर्स इनडायरेक्टली बढ़ेगी। जब ट्रेड बढ़ेगा, फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। ज़्यादा डिमांड को कर्टेल करने के लिए ज़्यादा हम लोग को प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा लोगों को काम करवाना पड़ेगा। ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अपने आप बढ़ जाती है। फुल एम्प्लॉयमेंट वही बताया, एक्सपांड प्रोडक्शन बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, हम लोग अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइज कर पाएंगे। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव बहुत इजी है, क्या? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करना, ट्रेड बढ़ाना, प्रोडक्शन इंक्रीज करना और अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना हर एक कंट्री को। तीसरा, टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि हम लोगों को प्रेजेंट जनरेशन को तो डेवलप करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि फ्यूचर जनरेशन को भूल जाना है। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन इज नथिंग बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम लोग को फ्यूचर का पर्सपेक्टिव देख के ही आज के डेट का डेवलपमेंट करना है। ये थर्ड ऑब्जेक्टिव था WTO का, एकदम ईजी। और चौथा, टू इनिशिएट पॉजिटिव स्टेप टू एंश्योर दैट डेवलपिंग कंट्रीज एंड पर्टिकुलरली लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज गेट द फेयर शेयर। कहने का मतलब क्या, हर बार जो भी वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें फायदा किसको होता है? जो ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज है उनको ही फायदा होता है। जो ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज है वो भी मेंबर होती है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज होती है वो भी मेंबर होती है। लेकिन ज्यादातर फायदा कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में किसको होता है? जो बड़ी और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कंट्री है। लेकिन WTO का एक मकसद था कि डेवलपमेंट का फेयर शेयर ऐसी कंट्रीज को भी मिलना चाहिए जो लीस्ट डेवलप है या कम डेवलप है या डेवलपिंग है। इंडिया जैसी कंट्रीज को भी फेयर शेयर मिलना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड का, इंटरनेशनल डेवलपमेंट का। क्लियर है। तो चार ऑब्जेक्टिव से WTO फॉर्म हुआ था। बहुत इजी सा, एक बार फटाफट रिवाइज करें तो पहला, फ्री फ्लो मतलब वर्ल्ड ट्रेड को इंक्रीज करना, फ्री फ्लो इंटरनेशनल ट्रेड का इंक्रीज करना। दूसरा, लोगों का डेवलपमेंट करना, दैट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना, प्रोडक्शन इंक्रीज करना और अपने कंट्री के रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना। तीसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना। और लास्ट में, लेस डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज को भी फेयर शेयर मिलना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड का। एकदम इजी। आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा बेनिफिट्स टू इंडिया फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ WTO। इंडिया WTO का मेंबर बन गया तो उसकी वजह से इंडिया को क्या फायदा हुआ। देखिए ऐसा है कि पहले इंडिया बहुत कम कंट्रीज के साथ ट्रेड करता था, लेकिन जैसे ही WTO का मेंबर बना तो मोर देन 150 कंट्रीज WTO के मेंबर्स हैं। तो इंडिया का ट्रेड बढ़ गया, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ गया, इंडिया का इंपोर्ट बढ़ गया। दैट इज फॉरेन रिलेशन इंप्रूव हुए और इंडिया ग्लोबल कंट्रीज में आने लगा। तो वो लिखा है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड। हमारा फॉरेन ट्रेड बढ़ गया, स्पेशली एक्सपोर्ट ट्रेड भी बढ़ गया, क्योंकि अब हम लोग 150 कंट्रीज के मेंबर वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन गए थे। क्लियर है। दूसरा, ऑफकोर्स हमारा टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चर सब जगह एक्सपोर्ट होने लगा। तो वही बताया कि इंक्रीज हुआ। क्या चीज इंक्रीज हुई? हमारा फॉरेन ट्रेड, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई।
दूसरा, इंप्रूविंग एफिशिएंसी। देखिए ऐसा है कि हम लोग ऑलरेडी एग्रीकल्चर में तो सबसे अच्छे हैं ही, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज, एफिशिएंसी वाइज हम लोग थोड़े से पीछे थे। तो जैसे ही डब्ल्यूटीओ के मेंबर बने, दैट इज इंडिया जब भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना, तो इंडिया ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत लिया। दूसरी जो डेवलप कंट्रीज थी उससे सीखा कि कैसे टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो डब्ल्यूटीओ कैसे हेल्प करता है इंडिया को कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हेल्प करता है, हमारी एफिशिएंसी हमारे लोगों की कैसे बढ़ सकती है, हम लोग कैसे एडवांस मशीनरी का यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने में, ये सब का हेल्प हमको डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनने के बाद मिली। तीसरा, स्ट्रेंथिंग द मल्टीलेटरल रूल्स एंड डिसिप्लिन रिलेटेड टू। कहने का मतलब कि हमारे रूल्स जो हैं वो भी स्ट्रेंथन हो गए। हमारा एक्सपोर्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स हैं, वो हमने देखे कि दूसरी कंट्रीज कैसे एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स अडॉप्ट कर रही है, कोई हमारे साथ चीट तो नहीं कर रहा है, तो हमने अपने रूल्स को स्ट्रेंथन कर दिया। रूल्स भी किस रिलेटेड? एंटी डंपिंग रिलेटेड, सब्सिडीज के रिलेटेड और डिस्प्यूट सेटलमेंट के रिलेटेड। मतलब किसी और कंट्री के साथ हमारा डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, तो हम लोग उसको कैसे सेटल करेंगे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी हम लोग क्या लेके आए? रिवोल्यूशन लेके आए। कैसे? डब्ल्यूटीओ का मेंबर बन के दूसरी कंट्रीज से हम लोग सीखे और अपने रूल्स को स्ट्रेंथन किया। सिंपल है, बहुत इजी से 3 बेनिफिट्स थे इंडिया को डब्ल्यूटीओ से के मेंबर बनने से। क्या क्या फायदे हुए? बहुत कम फायदे हुए, 3 खास फायदे हुए नहीं थे कुछ खास, 3 फायदे हुए तो हमने लिख दिए। अब बात करते हैं इंडिया को क्या डिसएडवांटेजेस थे। देखिए डिसएडवांटेज कुछ नहीं होता, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है कोई भी चीज़ करने से, अगर वो पूरी नहीं होती तो हम उसको डिसएडवांटेज बोल देते हैं। कि हम लोग जब डब्ल्यूटीओ के मेंबर बन रहे थे तो हमने सोचा था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जितना सोचा था उतना फायदा नहीं मिला, तो वो क्या हो जाता है? डिसएडवांटेज। तो वो लिखा है पहला पॉइंट, इंक्रीज इन आवर एक्सपोर्ट ट्रेड एंड कंपेरेटिव एडवांटेज मे नॉट टू बी अप टू आवर एक्सपेक्टेशन। कि जितना हमने सोचा था कि वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनने के बाद हमारा वर्ल्ड ट्रेड बहुत बढ़ जाएगा, या हमारा कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड ट्रेड बहुत बढ़ जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ जाएगा, बढ़ा, ऐसी बात है कि नहीं बढ़ा, बढ़ा, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं बढ़ा। उसके रीजंस भी हैं। पहला रीजन, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन रादर स्लो। कि हमने जितना सोचा था कि इकोनॉमिक सेक्टर्स में हम लोग रिवॉल्यूशन लेके आ जाएंगे या डब्ल्यूटीओ मेंबर बनने के बाद हम लोग एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट करेंगे, लेकिन उतना फास्ट हो नहीं पाया। जितना ग्रोथ हमने एक्सपेक्ट किया था उतना ग्रोथ था नहीं इंडिया में। दूसरा, हम लोग को बहुत सारी सब्सिडीज मिलती थी, हम लोग कोटा सिस्टम में आते थे। कोटा सिस्टम क्या होता है? जैसे अभी आपको पता हो तो रेलवेज में भी कोटा होता है, रिजर्वेशन होता है कि हाँ भाई ये रिजर्व हो गया इन लोग के लिए। वैसे ही हमारे एजुकेशन सेक्टर में भी जॉब्स, एजुकेशन करने के बाद भी जॉब्स होते हैं, तो कुछ चीज़ें SC ST के लिए कोटा के लिए रिजर्व होती है कि हाँ भाई ये कोटा सिस्टम है, ये वो कोटा सिस्टम है। वैसे इंडिया भी कोटा सिस्टम में आता था डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स के लिए कि हाँ भाई इंडिया लेस डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में है, तो इतने पर्टिकुलर ईयर्स तक इंडिया को इतनी सब्सिडीज मिलेगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, या इतना ग्रांट मिलेगा किसके थ्रू? डब्ल्यूटीओ के थ्रू, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री। क्लियर है? लेकिन जैसे ही 2005 में ये जो एग्जिस्टिंग कोटा हम लोग खत्म हो गया, मतलब 10 साल तक, ऐसा जब डब्ल्यूटीओ फॉर्म हुआ था तो उसने सोचा कि 10 साल तक हम लोग इंडिया जैसी कंट्रीज को इतनी हेल्प देंगे। लेकिन जैसे ही 2005 में वो एग्जिस्टिंग कोटा सिस्टम खत्म हुआ, वैसे ही हम लोग को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा। बहुत सारी डेवलप कंट्रीज जैसे चाइना हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ऑफकोर्स पाकिस्तान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान से भी हमको कंपटीशन फेस करना पड़ा। और उसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट जो बढ़ रहा था बहुत सालों तक, लेकिन जैसे ही कोटा खत्म हुआ वो एक्सपोर्ट बढ़ना कम हो गया। तो दिक्कत क्या हुई कि जब तक हमको बेनिफिट मिल रहा था तब तक तो हमको डब्ल्यूटीओ का फायदा हुआ, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में हमको डब्ल्यूटीओ का फायदा नहीं हो पाया। तीसरा, आवर रिकॉर्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्सेट्रा इज फार फ्रॉम एनकरेजिंग। देखिए ऐसा है कि हमारा जो ह्यूमन राइट्स है या फिर हम लोग बोल सकते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, इसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं पढ़ पाए। हमको सीखना चाहिए। देखिए ऐसा है कि ये आपने वेस्ट की बात तो सुनी होगी कि यूरोपियन कंट्रीज जो होती है बोलती है कि हाँ भाई हम लोगों को अपने लोगों के हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, इंडस्ट्रीज पोल्यूशन नहीं क्रिएट करें एंड सो ऑन सो ऑन। लेकिन वो लोग अपने कंट्री में ये सब नहीं करते, लेकिन उन लोग इम्पोर्ट तो हमारे एशियन कंट्रीज से ही करते हैं। अब एशियन कंट्रीज में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एशिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है। तो होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं। यूरोप वहाँ बैठे बैठे बोल देता है कि हाँ भाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है तो ये सब करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ ये भी बोलता है कि ये सब इंडस्ट्री से पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। ग्रेटा थंबर्ग की बात सुनी होगी आपने, तो वो कार्बन एमिटिंग की बात करती है। खुद भी तो फ्लाइट में ट्रैवल करती ही होगी, तो फ्लाइट में ट्रैवल करना भी तो कार्बन एमिटेंस भी होता है या कार्बन एमिशन जनरेट होता ही है। तो वो नहीं दिखता, लेकिन उन लोग को बोलना बहुत आता है कि हाँ भाई एशियन कंट्रीज या फिर
हमारी जो कंट्रीज़ हैं जैसे एशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है या पॉपुलेशन में जनरेट करता है, लेकिन यही पॉपुलेशन उनको भी हेल्प करती है, वो लोग देखते नहीं है। तो मतलब वो एक साइड ही बोलते हैं, दूसरी साइड बोलना या देखना चाहते नहीं। In the same way, inadequate provision of agricultural subsidies with developing countries are not prepared to reduce the small subsidy. कहने का मतलब क्या है, वो अपने फार्मर्स को सब्सिडीज देने के लिए रेडी हैं, लेकिन जब इंडिया सब्सिडीज देता है अपने फार्मर्स को, तो वो उनको नहीं लगता है कि नहीं उनको नहीं देनी चाहिए, ऐसा वो रेगुलेशंस लेके आता है। तो वापस से इंडिया को जितनी उम्मीद थी कि हाँ भाई WTO से हेल्प मिलेगा, उतनी हेल्प नहीं मिल पाई थी, वो दिक्कत अभी भी है। आगे ट्रिप्स और ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये दोनों कमिटमेंट था इंडिया के हाँ भाई ट्रिप्स और ट्रिम्स में हम लोग नए रिवॉल्यूशन लेके आएंगे अकॉर्डिंग टू WTO स्टैंडर्ड्स, वो लेके तो आए, लेकिन ट्रिप्स और ट्रिम्स में जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो डेवलप कंट्रीज को ज़्यादा फेवर करते हैं एज कंपेयर टू लीस्ट डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो वो लिखा हुआ है एग्रीमेंट्स ऑफ ट्रिप्स एंड ट्रिम्स हैव बीन लेस फेवरेबल टू कंट्रीज लाइक इंडिया, कि हम लोगों ने कमिटमेंट तो कर दिया कि ट्रिप्स और ट्रिम्स में हम लोग WTO के स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये स्टैंडर्ड कैसे थे, ज़्यादा फेवरेबल थे किसको, डेवलप कंट्रीज को, लेकिन इतने ज़्यादा फेवरेबल नहीं थे इंडिया जैसी अंडर डेवलप या लेस डेवलप कंट्रीज को। एंड लास्ट में WTO का मेन मकसद था ट्रेड, तो उसका मेन फोकस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड के ऊपर होना चाहिए, लेकिन वो ट्रेड के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे भी कंट्रीब्यूट करती है या फिर इंटरफेयर करती है हमारे पर्सनल अफेयर्स के साथ, कि इंडिया का खुद का इंटरनल अफेयर्स भी होता है, पर्सनल अफेयर्स होते हैं, तो वो सिर्फ ट्रेड तक अगर रिस्ट्रिक्टेड रहता WTO तो कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन वो ट्रेड के साथ साथ इंडिया के लेबर लॉज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज, पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, चार्ज, टैक्स, सबके ऊपर दखलंदाजी करता है, इंटरफेरेंस करता है। तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं होती है। आपका मेन मकसद है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड को बढ़ाना, तो आपका जो इंटरफेरेंस है वो भी ट्रेड तक रहना चाहिए, लेकिन वो ट्रेड के अलावा भी इन सब चीज़ों में इंटरफेयर करता था या अपने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। तो दिक्कत ये आती है कि इंडिया एक तरह से उनके हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहता, इसलिए वो इतनी ज़्यादा फायदा उठा नहीं पाता वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये भी डिसएडवांटेज है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्या है। ये था WTO का पूरा कंसेप्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्जाम में लिख सकते हो। मैंने आपको इस तरह से समझाया कि आप अपना इमेजिनेशन भी यूज़ करके अपने आंसर्स में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बाय।